कादर खान की वाइफ जो है अजरा जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कादर भाई के ऊपर बुक न लिखे तो अच्छा है, क्योंकि ये उनकी दिली इच्छा थी कि उन पे कोई ना किताब आनी चाहिए, ना कोई डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए, ना कोई फिल्म बननी चाहिए। जब 9 साल के कादर खान जब थे तो वो इतने फ्रस्ट्रेशन हो गए एक रोज के, उन्होंने वो पास के कब्रिस्तान में चले गए और कब्रिस्तान में वो चीख मार मार के रोने लगे। कादर खान की जो स्क्रीन अपीयरेंस जो हुई वो यश चोपड़ा की फिल्म डाक से हुई, जिसमें उन्होंने वकील का छोटा सा रोल किया, लेकिन वो बेहतरीन था। अमिताभ बच्चन कोई फिल्म नहीं छोड़ रहे हैं, ही विल बी बैक, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट ले रहे हैं। और अगर वाकई में अगर अमिताभ बच्चन ने फिल्म छोड़ दी तो मैं खुद भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। कादर खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें कादर खान ने ये कहा है कि अमिताभ बच्चन ये चाहते थे कि मैं उनको सर कहूँ, हाँ, ये मैंने भी सुना है जी। और मैं वो कर नहीं सकता था। नमाज पर ऐसी किताब लिखूं जिसे पढ़कर लोग नमाज की तरफ आए। गोविंदा को जब ये पता चला कि ये कादर भाई जो इस पे रिलीजियस पे किताब लिखने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक फ्रेंड के तौर पर उनको सजेशन दिया कि ये जो किताब जो है आप लिख रहे हैं, नो डाउट आप अच्छी लिखेंगे करेंगे, पर ये आपका काम नहीं है। कादर खान खुद लाइमलाइट से हट गए तो मीडिया भी उनको भूल गई, हर कोई उनको भूल गया। नासिर हुसैन ने कोई बहुत बड़ी फिल्म थी, शायद कादर खान के कारण चलाई नहीं चलाई, बंद हो गई थी, कुछ तो हुआ था। जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, लेकिन दोस्ती में दरार ना आने पाए। ये डायलॉग याद है आपको? जी, मैं बात उनकी ही कर रही हूँ जिन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम किया, 250 फिल्मों के डायलॉग लिखे। यहाँ ही बात रुक नहीं जाती। इनके किरदार को, इनकी एक्टिंग को, इनकी कॉमेडी को हर कोई याद करता है और हर कोई प्यार करता है। कभी लगा ही नहीं कि हम किसी एक इंसान को अभिनय करते हुए देख रहे हैं, हम बस देख रहे थे उन्हें। अगर फिल्मों की बात करें तो शराबी, खुली और जाने कितनी सारी फिल्मों में इन्हें हमने देखा। और इसके साथ ही अगर डायलॉग्स की बात करें, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, ये इसके डायलॉग्स याद हैं आपको? ये कलम उनकी ही थी। एक नाम जिसने अपना मकाम अपने कदमों पर चलकर बनाया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ हर दिल में आज भी राज करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में कई सारे मीम्स अगर बनते हैं तो इनके डायलॉग्स को बीच में डालकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाती है। जी, हम बात करने वाले हैं आज कादर खान जी के बारे में, दी अभिनेता कादर खान। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं एक बहुत बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व से, जो स्वयं पिछले 40-45 वर्षों से जर्नलिस्ट के पद पर रहे हैं। फिल्मी दुनिया को इन्होंने बहुत करीब से देखा है और इस करीब से देखने के कारण उनको इतनी सारी बातें पता है कि हम कई सारे पॉडकास्ट में इन्हें पहले भी सुन चुके हैं। मेरी सहेली पत्रिका के इस पॉडकास्ट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। हम चल रहे हैं अनिल जवेरी जी के पास में, जिनसे हम बात करेंगे कादर खान के विषय में। हालांकि बता दूं, आपने इन्हें पहले भी कई बार हमारे पॉडकास्ट पर सुना है और बहुत पसंद किया है। चलते हैं, देखते हैं आज बातचीत कितनी दिलचस्प होने वाली है। अनिल जी, स्वागत है आपका फिर से मेरी सहेली पॉडकास्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। और भी कादर खान साहब की जो बातें हैं तो मैं आपको बता दूं कि संजीव कुमार की बुक के बाद, मेरी सक्सेस के बाद, मुझे कुछ पब्लिशर ने ये एडवाइस दी थी एज एन ऑथर कि मैं कादर खान पे बुक लिखूं। जी। तो मैं इन पे बुक लिखने की मैंने सोचा, पर चूँकि मैं ऑथराइज बुक लिखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी फैमिली से मिल करके बाकायदा जो एनओसी है वो ले करके मैं काम को आगे बढ़ाऊँ। इस सिलसिले में मेरी हेल्प जो है वो कादर खान के शागिर्द मुश्ताक बच्चन के छोटे भाई इश्तियाक ने भी की। जी। मैं कादर खान के बेटे से मिला, बातचीत हुई, 2-3 मीटिंगें हुई। जी। लेकिन बाद में पता चला कि कादर खान की वाइफ जो है अजरा जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कादर भाई के ऊपर बुक न लिखे तो अच्छा है, क्योंकि ये उनकी दिली इच्छा थी कि उन पे कोई ना किताब आनी चाहिए, ना कोई डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए, ना कोई फिल्म बननी चाहिए। तो फिर हमने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर क्लोज किया। अब जहाँ तक कादर जी की ज़िंदगी का सवाल है, तो सभी जानते हैं कादर भाई का जन्म जो है वो काबुल में हुआ था 22 अक्टूबर 1937 को, जी। अफ़गानिस्तान। जी। जी। और उनके वालिद जो थे वो बहुत ही मुफलिसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ इकबाल बेगम चाहती थी कि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो। जी। कादर जी की पैदा होने से पहले
वो 3 बच्चे उनके इंतकाल हो गए थे छोटे छोटे। तो कादर को लेकर के वो लोग बड़े चिंतित होते थे कि इनकी एहतियात, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहते थे, लेकिन उनकी मुफलिसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, तो वो लोग आ गए भारत में जी और यंग कादर को लेकर आ गए भारत में। वो लोग ये कमाटीपुरा एक जगह है बॉम्बे के अंदर में, जो बहुत ही घिनौनी जगह मानी जाती है, क्योंकि वहाँ प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलता था उस ज़माने में बहुत ज़्यादा। वहीं पर वो लोग एक कमरे में रहने लगे। लेकिन कादर जी के वालिद और वालदा में जो है ना इख्तिलाफ जो है वो बढ़ता गया, उनमें मतभेद बहुत बढ़ने लगे और उन लोगों का डिवोर्स हो गया। जी डिवोर्स होने के बाद कादर जो है बहुत छोटे थे, और माँ कादर की मम्मी जो थी वो अपने पेरेंट्स के पास गई। वो भी बेचारे ऐसी स्थिति में नहीं थे कि तलाकशुदा बेटी को, उसके बेटे को पाले, तो उन्होंने कादर की मम्मी की शादी दूसरी बार एक मौलवी से करवा दी ताकि उनकी गृहस्थी चलती रहे। अब वो मौलाना जो साहब थे, अब्दुल रहमान साहब, वो मस्जिद में ज़्यादातर रहते थे और कादर भाई बहुत छोटे थे। तो उनकी जो है वो किसी न किसी तरह से वो जो ब्लड रिलेशंस होता है ना होने की वजह से, या कहीं न कहीं ये कि मेरा सौतेला बाप है, उनमें अच्छी बनती नहीं थी। और माँ को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कादर साहब को बोलते थे कि जाओ अपने वालिद से पैसे लेकर आओ। तो वो बेचारे मस्जिद में जाते थे, बाप से पैसे मांगते थे। वो चवन्नी अट्ठन्नी रुपया 2 रुपया जो भी मिलता था, उस तरीके से इनकी घर की जो प्रॉब्लम थी वो चल रही थी लाइफ चल रही थी। जी तो कादर भाई को ऐसा लगा कि अब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि वो कादर भाई के साथ जो बच्चे उस इलाके में रहते थे वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, हाँ तो उनको रोज के 2-3 रुपए मिल जाते थे। जी तो एक बार कादर भाई ने भी सोचा कि चलो मैं भी इन बच्चों के साथ जा करके, बहुत यंग थे, मैं आपको बता दूं बहुत छोटी उम्र थी, 8-10 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं कुछ कमाने निकलूं। तो उनकी माँ ने उनको रोका। वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है पढ़े। उन्होंने कहा कादर साहब से कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जो तकलीफ़ें हैं ये तब तक की है जब तक कि तुम कुछ बन नहीं जाते। कादर खान का एडमिशन जो है वो म्यूनसिपल स्कूल में किया गया। उसके बाद कादर जो है इस्माइल यूसुफ अब कॉलेज से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया, और वहाँ से पास होकर के वो आगे बढ़ने लगे। अब देखिए, जब 9 साल के कादर खान जब थे, तो वो इतने फ्रस्ट्रेशन हो गए एक रोज के उन्होंने वो पास के कब्रिस्तान में चले गए, अच्छा और कब्रिस्तान में वो चीख मार मार के रोने लगे कि वो मतलब एक कहीं कोई एक पेट की भरास जो निकालनी होती तकलीफ की, वो ना उनका कोई साथी था जिसमें वो निकाल सके, ना उनके साथ कोई अंकल था, ना कोई मामा था। तो वो चीख चीख कर रोने लगे कब्रिस्तान के अंदर में। जी तो वहाँ पर एक दरगाह भी थी, उस दरगाह से एक बाबा निकले निकले और उन्होंने कादर खान को पूछा बच्चा क्यों रो रहा है, उनको समझाया, और उनको समझा करके उनको कहा कि ज़िंदगी है, सब ठीक हो जाएगा, जैसा एक बड़ा आदमी छोटे को समझाता है। अब देखिए, वर्षों बाद जब कादर खान बहुत बड़ा नाम हो गया फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायलॉग राइटर, एज ए एक्टर, तो एक फिल्म कर रहे थे मुकद्दर का सिकंदर। हाँ तो मुकद्दर का सिकंदर में एक ऐसी ही सीक्वेंस आई जहां एक बच्चा जो यंग अमिताभ बच्चन था, मास्टर मयूर, और यंग बच्ची बेबी सालू जी जो राखी जी का बचपन कर रही थी, वो दोनों अपनी माँ की कब्र पे जाके कब्रिस्तान में रो रहे थे। सेम सीन बन गया तो सीन तो सेम बन गया, लेकिन सिचुएशन अलग थी। वो एक फ्रस्ट्रेशन में निकाल रहे थे और ये माँ के लिए बच्चे रो रहे थे। तो यहाँ कादर खान ने एक सीन इस्टेब्लिश किया, तो वो रोल उन्होंने खुद ने किया फ़कीर का, और जो जो वो फ़कीर ओरिजिनल उनकी लाइफ में बच्चे को समझाया था, वो उन्होंने समझाते हुए उन्होंने अपने एक डायलॉग के अंदाज में लिखा कि बेटा रो के कुछ फ़ायदा नहीं है, हंस, तू हंस, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह बने। ये डायलॉग्स मैंने नोट किया कि पूरी फिल्म के अंदर में डायलॉग्स तो बहुत थे, लेकिन ये डायलॉग्स पे जितनी क्लैपिंग पब्लिक ने दी, बिल्कुल बिल्कुल वो ना तो विनोद खन्ना को मिली, ना तो अमिताभ बच्चन को मिली। बिल्कुल सही और कादर खान का ये सिलसिला चलता रहा, और कादर खान फिर जो है आगे चल करके पढ़ लिख करके वो साबु सिद्दीक में
अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर बने बन के गए और प्रोफेसर बन करके उन्होंने वहाँ पे भी बहुत काम किया, नाम किया। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. बाकी ये किस्मत कितनी बड़ी चीज़ होती है कि उन्हें कहाँ काबुल से मुंबई लेकर आए, किस जगह से उठकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते हैं। आज की तारीख में इंजीनियरिंग करना शायद आसान होगा, उस काल में तो इतने कॉलेजेस भी नहीं थे, जो था सरकारी था, और उन्होंने अपनी ताकत से वहाँ तक पहुँचे, और वो ताकत बढ़ी कहाँ तक, आज हम उन्हें एक बहुत बड़े, बहुत विशाल अभिनेता और बेहतरीन डायलॉग राइटर के रूप में याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दौर तो प्रोफेसर होने तक ख़त्म हो गया, ये प्रोफेसर साहब फिल्म इंडस्ट्री में अचानक से प्रकट कैसे हो गए? क्योंकि अभी तक की जो यात्रा आपने बताई है उसमें कहीं से कहीं तक कादर खान जोर से चिल्लाकर कि मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रोफेसर होने के बाद, चूँकि वो उन्होंने मुकम्मल जो था वो हासिल कर लिया था, उनकी माँ ने जो सोचा था वो उन्होंने हासिल कर लिया था, अचानक से एक्टर बनने का ख्वाब, या कैसे एक्टर बन गए? एक्टर कैसे बने ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उनकी पहली शादी कैसे हुई, जब पहली शादी उन्होंने जो की वो हुआ ये कि बेंडी बाज़ार में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था सिद्दीका खिलजी। जी। और सिद्दीका खिलजी की जो थी और 4 बेटियां थी। एक का नाम तायरा, एक का नाम फिरदौस, एक का नाम बिल्किस, एक का नाम बिल्किस, और एक चौथी भी बच्ची थी। उन ये 4 बच्चियां थी। ये सिद्दीका जी जो थी ना, ये बच्चियां इनकी अपनी नहीं थी, इनकी बहन महमूदा की थी। बच्चों के महमूदा जी का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि इन बच्चों की परवरिश मैं करूं, तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से निकाह कर ली, शादी कर ली। अच्छा। और ये बच्चों की परवरिश के लिए उनके साथ रही। लेकिन कोइंसिडेंट ये हुआ कि हस्बैंड की भी डेथ कुछ समय बाद हो गई उनकी। तो वो बहुत लैंडलॉर्ड थे, उनकी काफ़ी बिल्डिंगें थी बॉम्बे में, तो वो बिल्डिंगों से जो किराया आता था उससे वो खुद अपना घर और इन बच्चों की परवरिश कर रही थी। अब इनकी बच्चियां जैसे सी बड़ी हो गई तो बिल्किस की जो है एंगेजमेंट कहीं हो गई। अच्छा। और एंगेजमेंट होने के बाद वो एंगेजमेंट कुछ ही दिनों में टूट गई। अब क्या होता है कि उस ज़माने में एंगेजमेंट टूटना भी बहुत बुरा माना जाता था। अगर किसी लड़के की एंगेजमेंट टूट गई तो उसको फिर दूसरा प्रपोजल इमीडिएटली नहीं मिलता था। आज का ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आज तो तलाकशुदा औरत को जल्दी से शादी दूसरी जगह हो जाती है। तो ये सिद्दीका जी जो थी वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी जी। तो उन्होंने फिर लड़का की तलाश की। इधर कादर खान की मदर भी कादर खान के लिए दुल्हन की तलाश कर रही थी और कहीं ये लोग का मिलाप हो गया और बिल्किस की जो निकाह है वो कादर खान से हो गई। अब आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि कादर खान की जो एक सिस्टर इन लॉ थी फिरदौस, उनका बेटा अनवर बहुत आगे चल करके फिल्मों में डायलॉग राइटर बना। और उन्होंने कई अच्छी फिल्में लिखी, औजार, कोयला, करण अर्जुन। लेकिन ये खालू यानी कादर खान और वो भतीजा अनवर ये कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में ये जाहिर होने ही नहीं दिए कि हम इतने रिश्तेदार हैं। क्योंकि जब ये अनवर बड़े हो गए और फिल्मों में आए थे तब तक इनके रिश्तों में बहुत खटास आ गई थी, क्योंकि कादर ने दूसरी शादी कर ली थी, वो पहली फैमिली से रिलेशंस खत्म हो गए थे। तो इस तरह की कहानी है कादर खान साहब की। शादी हो गई, प्रोफेसर बन गए, फिल्मों में आना है, क्यों आना है, ये ख्वाब कहाँ से आया? अब देखिए, अब ये बताता हूँ मैं कि इसी दौरान क्या हो गया कि कादर खान तो प्रोफेसर थे, कमाते थे, अपनी बीवी को संभालते थे और बीवी से इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अब्दुल कुद्दूस रखा। अच्छा। और ये 3 लोगों का परिवार, 3-4 लोगों का परिवार अच्छे से मतलब मुफलिसी की हालत में भी अच्छे से चल रहा था। कादर खान को ट्यूशन्स भी दे देते थे, ये चल रहा था। उसी दौरान कादर खान की जो सिस्टर इन लॉ थी एक, वो 4 बेटियों में से, वो उसका इश्क जो है वो एक ऐसे शख्स से हो गया जो हाजी मस्तान के साथ काम कर रहा था। अच्छा।
तो थोड़ी सी रिफ्ट हुई, लेकिन वो मैरिड लड़का था, फिर भी एक दिल पे पत्थर बांध करके इस लड़की की शादी उससे कर दी गई। जी वो लड़का धीरे धीरे एक अलग ट्रैक पे चलने लगा और वो नामचीन स्मगलर बन गया जिसका नाम था रशीद अरबा। अब यहाँ पर कादर खान की बेगम जो थी बिल्किस, उसकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, उसको बताते टीबी की बीमारी हो गई थी और वो उसमें गुजर गई। यानी कादर खान के स्टारडम को देखने से पहले उनकी वाइफ चल बसी। जी और यहाँ ये परिवर्तन ये हो गया कि रशीद अरबा बहुत नामी स्मगलर, उनके पास गाड़ियाँ, पैसे, सब कुछ होने लग गया। अब 1971 में के आसिफ की डेथ हो जाती है। हाँ के आसिफ की डेथ जी 9 मार्च 1971 को हो गई। अब हाजी मस्तान की वजह से रशीद अरबा जो है वो दिलीप कुमार के करीब आने लग गया और दिलीप कुमार के साथ ऐसी दोस्ती हो गई कि उनके आना जाना लगा रहा। इस बीच के आसिफ की जो विधवा थी, जो अख्तर सुल्ताना, और जो अख्तर बी के नाम से जानी जाती है, जो दिलीप साहब की बहन है, जी उनका जो है रशीद अरबा के साथ कुछ सेटअप हो गया और वो रशीद अरबा के साथ शादी कर दी। जी तो इस तरीके से रशीद अरबा और कादर खान जो है वो एक तरह से रिश्तेदार हो गए। क्या जी, बोलते हैं, वो जी, बन जी, गए। साड़ू भाई तो हाँ, बन गए। जी लेकिन ये सिलसिला ये लोग का मतलब लास्ट तक अच्छा ही रहा। मतलब रशीद अरबा से भी बच्चे हुए, वो लोग भी कनाडा में सेटल हुए और कनाडा में ऑलरेडी कादर खान का एक बेटा सेटल हो गया, अब अब्दुल कुदूस। इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। अब रहा सवाल फिल्मों में कैसे आए। जी तो ये जो हुआ रशीद अरबा से शादी, और इससे काफ़ी पहले दिलीप साहब ने कादर साहब का कोई प्ले व्ले देखा था, उनको कादर खान का काम बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने सबसे पहले कादर खान को अपनी निर्माणाधीन फिल्म सगीरा में एक रोल दे दिया था, मतलब दिलवा छोटा सा किरदार दिला दिया था। जी दूसरी तरफ 71-72 में उनका प्ले देख करके ये नरेंद्र बेदी वो फिल्म जवानी दीवानी बना रहे थे, उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको डायलॉग्स लिखने के लिए उकसाया। यानी कि एक तरफ एक्टर के तौर पर वो दिलीप साहब की वजह से आ गए थे जी और राइटर के वजह से तौर पर वो नरेंद्र बेदी ने उनको पुशअप किया। तो जवानी दीवाने के कुछ स्क्रिप्ट जो है वो कादर खान ने लिखी है। अच्छा, मतलब वो मौका मिल गया। मौका मिल गया, एक बिगिनिंग होती है ना किसी को लिखने का, वो उनको मिल गया। हाँ। लेकिन कादर खान की जो स्क्रीन अपीयरेंस जो हुई वो यश चोपड़ा की फिल्म दाग से हुई, जिसमें उन्होंने वकील का छोटा सा रोल किया। लेकिन वो बेहतरीन था। वो बेहतरीन था रोल, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर दिलीप साहब ने उनको बैराग में भी ले लिया, बैराग में भी उन्होंने अच्छे से काम किया और धीरे धीरे कादर खान जो छोटे रोल से वो प्रूव करते गए कि इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, तो उनको बड़े बड़े रोल मिलने लगे। फिर वो खुद डायलॉग राइटर बन गए थे, जी उनको अच्छे अच्छे रोल मिलने लगे। जी डायलॉग राइटिंग कर ली, फिल्मों में अभिनेता बन गए। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की ओर थोड़ा सा एक दौरा करके आए तो हमें लगेगा कि हर इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो चाहता है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं फिल्म बना लूं। लिखना और करना तो अच्छी बात है, मैं बना भी लूं, शायद ऐसा लगता है कि खुद को पूरी तरह से प्रूव कर दिया उसमें। तो कादर खान का कभी मन नहीं किया फिल्म निर्माण करने का, या किया तो वो कैसे आया? बिल्कुल किया, लेकिन कादर खान ने बहुत शुरू में एक पिक्चर बना दी थी, उस पिक्चर का नाम था शमा। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। प्रोड्यूस की। लेकिन डायरेक्शन का उनका ख्याल जो है ना बरसों बाद आया था। उन्होंने एक सब्जेक्ट लिखा था जाहिल, और वो जाहिल पे काम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को टाइटल रोल में लेने का फैसला किया था। जी पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अमिताभ बच्चन का रुझान जो है कादर खान से थोड़ा कम हो गया था, तो उन्होंने जाहिल पिक्चर को ठुकरा दी थी। बाद में वो सब्जेक्ट पर राकेश रोशन ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो सब्जेक्ट पे एक पिक्चर नहीं बन सकी और फिर हालात ही कुछ ऐसे बदलते गए। जी जी तो मतलब निर्माता बनना था, पर ठीक है चल रहा है। ख्वाब वो भी था। हाँ। एक व्यक्ति के ख्वाबों में कई सारे ख्वाब हैं, और उन्हीं ख्वाबों में से एक और बात आती है कि व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री, लाइक आप पत्रकार रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं मेरी फील्ड में हूँ, कहीं ना कहीं हमारे साथ में जो काम कर रहे होते हैं ना, उनसे हमारे संबंध या तो बेहतरीन होते हैं या कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है।
और कादर खान साहब को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ब्लंट थे, जो कहते थे सच कहते थे। ही हैज सिंगल फेस, जो अंदर है वो बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। ही वॉज नॉट द पर्सन जो दो किरदार प्ले कर सकता हो एक टाइम पे। तो उनका फिल्म मेकर्स के साथ में क्या रिश्ता हमेशा ब्लंट फेस के साथ अच्छा रहा, या फिर कभी कुछ Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download Nine and Beyond today. वो बहुत मैं कादर खान साहब के बारे में बोलूँगा कि वो फिल्म मेकर से कभी उनका विवाद हुआ नहीं, बल्कि आपको मैं एक दिलचस्प किस्सा सुनाऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई ये दो ऐसी शख्सियत रही है जो मनोरंजन फिल्में बनाती रही है और इनकी अपनी एक ऑडियंस रही है जिनके फिल्में बहुत बेहतरीन कमाल में पिक्चर बनाती जी रही। जी 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 इन दोनों में रिफ्ट था, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा। जी जी जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ तो प्रकाश मेहरा ने फट से मीडिया को बोल दिया कि मनमोहन देसाई में इतनी भी अक्ल नहीं कि उसने एक मामूली फाइटर को अमिताभ बच्चन के सामने खड़े कर दिया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। यानी ब्लेम It was a competition actually. हाँ, जैसे इंडस्ट्री में होता है, उन्होंने बनाई कूली शुरू की तो प्रकाश मेहरा ने बोल दिया कि जो लोग कूली होते हैं वो फिल्म कूली बनाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने शराबी पिक्चर बनाई तो मनमोहन देसाई ने कहा जो शराबी होते हैं वो शराबी पिक्चर बनाते हैं। इस तरह का चलते रहा। और देखिए कमाल की बात, ये दो मेकर के बीच में इतना रिफ्ट, इतनी मतलब परेशानियां, हालांकि दोनों में कॉमन बात है कि वो भी अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बनाते थे और ये भी अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बनाते थे जी। और कादर खान दोनों पिक्चर के डायलॉग लिखते थे जी। उन्होंने कभी भी किसी एक तरफ खड़े नहीं रहा, या मनमोहन देसाई सही है या प्रकाश मेहरा सही है, वो हमेशा दोनों अमिताभ बच्चन और कादर खान ये न्यूट्रल रहे कि बाबा वो उनका कभी कहा ही नहीं कि कौन अच्छा है, वो अपने काम से मतलब रखते थे। The thing तो मैं आपके सवाल का यही जवाब दे रहा था कि कादर खान का फिल्म मेकर से हमेशा मतलब इस घड़ी में भी, जैसे ये सिचुएशन में भी कादर खान ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, दोनों रिश्ते निभाए। So the thing is he was a very balanced guy. बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे थे। एक कहीं मुझे सुनने में आया था, बात सही है या नहीं, कि नासिर हुसैन ने कोई बहुत बड़ी फिल्म थी शायद कादर खान के कारण चलाई नहीं चलाई, बंद हो गई थी, कुछ तो हुआ था शायद, वो किस्सा आपको याद हो? ये बिल्कुल बिल्कुल याद है। नासिर हुसैन ने जी एक पिक्चर जबरदस्त शुरू की थी। पिक्चर का नाम था जबरदस्त। आपको बता दूं कि बाद में एक फिल्म जबरदस्त उन्होंने बनाई सन्नी देओल को लेके, लेकिन ये टाइटल पे उन्होंने एक पहले पिक्चर शुरू की थी जो बहुत ऊंचे पैमाने पे थी। ओके और इस पिक्चर के अंदर में दिलीप साहब थे, रीना रॉय थी, ऋषि कपूर, काजल किरण, बड़ी स्टार कास्ट पिक्चर, मल्टी स्टार पिक्चर थी। कादर खान भी थे उसमें। और ये पिक्चर हम किससे कम नहीं के बाद, जो हम किससे कम नहीं उनकी सुपर हिट पिक्चर थी, उसके बाद शुरू हुई थी। मतलब उसी लेवल का कुछ बना रहे थे। हाँ, और मुझे याद है ये कि काजल किरण मुझसे उस दौरान मुलाकात हुई तो काजल किरण बहुत खुश थी कि उनको दिलीप कुमार के साथ एक पिक्चर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर सडनली 2-3 रील बनने के बाद चैप्टर इस पिक्चर का क्लोज किया गया। जब मैं इसकी तहकीक की कि बाबा ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो देयर वाज रिफ्ट बिटवीन दिलीप कुमार एंड कादर खान। वो एक सीन ऐसा आता था जहाँ दिलीप कुमार अपने स्टाइल में, अरे भाई तुम क्या है, वो जो स्टाइल में बोलते थे, और उसी स्टाइल में कादर खान बोलने लगे तो दिलीप कुमार को लगा कि ये मुझे डोंगल कर रहा है। तो 2-1 बार तो उन्होंने नासिर साहब के थ्रू ये कहा कि इनकी डायलॉग जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी थोड़ी अलग होनी चाहिए, ये है वो है। और ये फिर एक बार दिलीप साहब का तो मूड अगर किसी पिक्चर से वो निकल जाए तो फिर थोड़ा पिक्चर को मुकम्मल करने में तकलीफ होती है, तो फिर नासिर साहब ने वो पिक्चर ही जो है वो बंद कर दी। अच्छा, मतलब एक छोटा सा मतभेद एक बड़ी फिल्म को बंद कर सकता है। ठीक है, अभी तक हम जो यात्रा देख रहे हैं उसमें देखा कि किरदार जो शुरू किए थे वो थोड़े से विलन वाले शुरू किए थे। विलन वाले या संजीदा या बड़े ज्ञान वाले बाबा जी बन के आ गए, लाइक दैट। अचानक से ये कॉमेडियन कहाँ से पैदा हुआ कादर खान में, या बचपन से था?
नहीं, एक्चुअली ये बात तो मैं खुद कादर खान के मुंह से ही सुनी है। और एक प्रोग्राम में आए थे, जीना इसी का नाम है, उन्होंने ये हॉस्ट को बताया कि मेरे बेटे को किसी ने मारा था, तो इसलिए मारा था कि वो मेरी कोई फिल्म देख के आया था जिसमें मैं विलन था। तो बेटे ने आके बोला कि मुझे इसलिए मारा है कि आप जो रोल कर रहे हैं वो उससे वो खुन्नस में आकर के बोले कि तो कादर खान का लड़का है करके उन्होंने मारा है। तो कादर खान ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब मुझे विलन से गिरे से हटना चाहिए, मुझे अब ऐसे रोल करने चाहिए जिसमें लोग हंसे। और वो एंड ही वॉज टैलेंटेड, संजीदा रोल किया, विलन का किया, किरदार अच्छे अच्छे निभाए, कॉमेडी कमाल की कर डाली उन्होंने कि उन्होंने बेहतरीन कॉमेडियनों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। हमारे अगली जो जनरेशन है वो भी उनकी उस कॉमेडी को बहुत पसंद करती है, ये उनके लिए उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले के लोग कैसे थे ना, अगर फिल्म में कुछ देख लिया तो वो उनके लिए सच हो जाता। आज की तारीख में ये चीज नहीं। वैसे होता था ना कि अगर प्रेम चोपड़ा को अगर राजेश खन्ना मार रहा है तो ऑडियंस से गालियां देती और मार, वो इतनी सिंपैथी हो जाती। दिस वाज दैट टाइम ऑफ लाइफ। अरे उनको पता नहीं था कि प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना तो एक ही थाली में बैठ के खाना खाते बाद में, वो फिल्म को रियलिटी समझ लेते थे। जी, जैसा आज हम शायद नेताओं को समझ लेते, होता भी वही है। हाँ, अच्छा, होता भी वही। आज नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात को लोग समझ जाते हैं इनके पीछे कितना सच है। जी, तो चलिए हम नेता और अभिनेता दोनों से परे उठ के एक, आपने जो नासिर हुसैन साहब की बात बताई कि वो जो फिल्म थी उस फिल्म में छोटा सा टेंशन और फिल्म बंद हो गई। आपने यहाँ पे ये भी बताया कि 2 फिल्में, 2 अलग अलग डायरेक्टर, दोनों के बीच में द्वंद्व है, लेकिन कादर खान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब तक एक मैं भी सीखना चाहती हूँ कि कादर खान इन विवादों से बचते कैसे थे, अगर कभी आपने कुछ जाना हो तो। एक्चुअली वो विवादों में पड़ते ही नहीं थे। अभी उनकी एक पिक्चर थी मासूम गवाह, इत्तेफाक से उस पिक्चर का पब्लिसिस्ट मैं ही था। तो उस पिक्चर के सेट पे नसरुद्दीन शाह ने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया और पिक्चर रुक गई। तो मैं जब कादर खान के कमेंट्स लेने गया तो बोले ये मेरे को मत पूछो, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर और उनका मामला है, वाई शुड आई से कि कौन सच था कौन सा था। विवादों से बचने का तरीका मैं बताता हूँ और मेरे बोलने से क्या होने वाला है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि वो मामला बाद में सुलझ गया, इम्पा बीच में बैठी, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बैठे, मामले को सुलझा दिया था। तो कादर खान इस तरीके से अपने आप को किसी विवाद में नहीं डालते थे, मतलब ये बचते थे विवादों से, टीआरपी के लिए नहीं भागते थे। बिल्कुल। उस जमाने का तो मैं कहता एक्टर लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, पढ़ते भी नहीं। आज के एक्टर्स तो बहुत होशियार रहते, टीआरपी के चक्कर में बिग बॉस में भी आते हैं तो गालियों से ही बातें स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है टीआरपी बहुत मिलेगी। सर ये मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि आज का ज़माना मांगता भी वही है। स्टाइल कोई बात जो पब्लिक मांगती है वो उन्हें देना भी पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। पर नहीं, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है, वो समझती है ऐसे, मतलब स्टारडम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो हो वो वैसे रहोगे ना तो ज़्यादा सक्सेस रहोगे। जी, तो ये अच्छी सीख आज की नई जनरेशन के लिए। एक और बात, आपने भी थोड़ी देर पहले आपके मुंह से निकला था कि अमिताभ बच्चन से कादर खान का उस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक आध इंटरव्यू में मैंने भी सुना कि मेरे उसके साथ में रिश्ते ऐसे थे, ऐसा कादर खान साहब ने कहा, ये जिक्र आते हैं। तो क्या इन दोनों की जो दोस्ती में खटास आई या जो भी हुआ मुझे नहीं पता, पर जो भी उस समय जो भी जंबल चल रहा था, उस जंबल ने क्या कादर खान के करियर को इफेक्ट किया था? मैं आपको बता दूं कि कादर खान और अमिताभ बच्चन की ऐसी दोस्ती थी जी कि मुझे याद है कि जो चीज़ मुझे अनवर अली ने बताई थी मेरी एक बुक के लिए, जी कि जब वो खुददार पिक्चर बनाने जा रहे थे तो वो अमिताभ बच्चन उनके दोस्त थे, क्योंकि वो साथ हिंदुस्तानी में साथ में काम कर चुके थे, उनके घर में ही रहते थे तभी। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से जाके कहा था अनवर अली ने कि भाई मेरी हेल्प करो, अगर आप कंफर्मेशन लेटर दे दोगे तो फाइनेंसर खड़ा हुआ है पिक्चर फाइनेंस करने के लिए, मैं पिक्चर बना लूँगा। तो अमिताभ बच्चन ने लेटर दे दिया और उनसे कहा कि आप सलीम जावेद की स्टोरी लेना। फिर वो अनवर अली सलीम जावेद के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको साइनिंग अमाउंट तो हमको इतना देना पड़ेगा, ये जो भी है बिजनेस की बात हुई। फिर वो अमिताभ बच्चन के पास आए और बोले कि वो सलीम जावेद तो पैसे मांग रहा है, अभी तो हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कादर खान के पास चले जाओ, आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो अमिताभ बच्चन और कादर खान का इतना अच्छा रेपो कि एक फ़ोन अमिताभ बच्चन ने किया
और कादर खान खुददार लिखने के लिए विदाउट मनी के बाद पैसे बाद में मिलेंगे, चलो देखा मेरे दोस्त ने बोला है, और खुददार पिक्चर बनी और सुपर डुपर हिट हुई। और मिड 80s में ऐसी चर्चा थी कि अमिताभ बच्चन जो है फिल्मों से संन्यास ले रहे, वो नई पिक्चर नहीं ले रहे थे, उनकी एक इक्का दुक्का शहंशाह लास्ट पिक्चर उनकी फ्लोर पर थी, और जो भी सब्जेक्ट सुनाता था महेश भट्ट, राकेश रोशन, काफ़ी लोग सुनाते थे, वो सब्जेक्ट सुनते थे लेकिन वो नो कर देते थे, लेकिन यस भी नहीं करते थे, नो भी करते, तो लोगों को ये मैगजीन्स वालों को, पत्रकारों को ऐसा लगता था कि शायद अमिताभ बच्चन फिल्मों से संन्यास ले रहे, क्योंकि उससे थोड़ा पहले वो लोकसभा में जा चुके थे और राजीव गांधी के साथ उनका मिलना जुलना ज़्यादा हो गया था, तो ऐसा लगता था कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के पॉलिटिक्स में पूरी तरह आने वाले हैं ये। तो इस पर मैंने एक आर्टिकल फिल्म सिटी मैगजीन्स के लिए लिखा, उसमें मैंने एक परिचर्चा की थी कि अगर अमिताभ बच्चन फिल्म छोड़ दे तो, ऐसा एक क्वेश्चन जो सबसे किया मैंने, राकेश रोशन से किया, मैं काफ़ी लोगों से किया, गुलशन कुमार, ये वो जो उस जमाने के जो लोग थे, तो मैं कादर खान से भी मैं मिला। कादर भाई का डायलॉग जो था ना वो सबसे अलग था। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन कोई फिल्म नहीं छोड़ रहे हैं, ही विल बी बैक, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट ले रहे हैं, और अगर वाकई में अगर अमिताभ बच्चन ने फिल्म छोड़ दी तो मैं खुद भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मतलब ये इतना प्रेम। इतना प्रेम, इतना प्रेम। लेकिन बाद में पता नहीं अमिताभ बच्चन को कुछ ईगो हो गया, मुझे कुछ अमिताभ बच्चन ने नहीं बताया है, ना कादर खान ने डायरेक्टली बताया, लेकिन कादर खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें कादर खान ने ये कहा है कि अमिताभ बच्चन ये चाहते थे कि मैं उनको सर कहूँ, हाँ ये मैंने भी सुना है जी। और मैं वो कर नहीं सकता था जिस आदमी के साथ मेरी लंगोटिया यार दोस्ती रही है, जी। मतलब पुरानी दोस्ती रही, जब मैं नया नया फिल्मों में आया हुआ है, तो मैं उनको सर कैसे बात कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों में मतभेद हो गया और मैं उनसे अलग हो गया। ये कादर खान का स्टेटमेंट है, जी। मुझे किसी ने बताया। तो क्या इसका इफेक्ट कादर खान के करियर पे पड़ा कभी कि नहीं पड़ा? कादर खान ने ये बात तब कही जब कादर खान खुद फिल्मों से संन्यास निकल गए थे, हाँ, उसके बाद तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, उनकी अपनी जिंदगी चलती है। काबुल से भारत आए, भारत से कनाडा क्यों? हाँ, कनाडा उनका जाने का ऐसा हो गया कि उनका इलाज जो है ना वहाँ पे चल रहा था, वहाँ के किसी डॉक्टर से चल रहा था, और वहाँ रहना उनका बहुत ज़रूरी था कि उनकी लास्ट जो 2014 से लेके 2018 तक जो लास्ट 4 साल जो उनके जो बीते वो बड़े कठिन थे। कोई बड़ी समस्या हो गई थी? ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक, और उनको उनके बेटे ने मुझे बताया, शाहनवाज ने, कि उनको ऐसी बीमारी हो गई थी जो 10,000 लोगों में एक को होती है। उसका इलाज जो है यहाँ के डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे, तो हमको कनाडा ले जाना पड़ा, ये उनका उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। और फिर वो इलाज के दौरान ही मतलब उनका इंतकाल भी वहाँ हो गया, तो उनका जो दफन क्रिया जो होती है वो भी कनाडा में हुई। तो कनाडा जाने का पर्पस ये था, लेकिन एक न्यूज़ के अनुसार ये भी पता चलता है कि कादर खान ने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है कि वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते थे या कैनेडियन करता, वो मुझे आइडिया नहीं है, पर ऐसी भी न्यूज़ आई है। हो सकता है ली हो, क्योंकि इलाज अगर कैनेडियन आप हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है, तो मे भी उस कारण से भी हो सकता है लिया गया। कारण हम कुछ नहीं समझते, इसीलिए मैं जो बात मुझे 100% सच होती है वही मैं कहता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है, सत्य है, सत्य ही आना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा अनवर खान और कादर खान के बीच में रिश्ता था, उन्होंने कई सालों तक छुपाए रखा, बताया नहीं। इसके पीछे का कारण ये था कि वो एक दूसरे की सीढ़ी नहीं बनना चाहते थे, या कुछ मनमुटाव था? एक्चुअली क्या हो गया था कि कादर खान ने की जब पहली वाइफ का जब इंतकाल हो गया बिल्किस का, तो उनके ससुराल वालों के साथ जो बच्चे को लेकर के कुछ मतभेद हुए थे, जो उनका पहला बेटा था कुद्दूस, तो ये कादर खान ने जो है ना ये कनेक्शन से सबसे खत्म कर दिए थे। हाँ। तो बाद में उनका बेटा जो नेफ्यू जो है अनवर, जो फिल्मों में आया, तब भी कादर खान ने भी उनसे दूरी बना के चले और अनवर ने भी उनसे दूरी बना के चले। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं मालूम है कि ये लोग का रिश्ता क्लोज है। जी, फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान ने बहुत काम किया। बिल्कुल। 350 फिल्म में 250 फिल्मों के डायलॉग्स,
अमिताभ बच्चन, गोविंदा और जाने कितनी स्टार कास्ट कितने को बड़े उन्होंने stars। सहयोग दे दिया, कितने सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम कर लिया, विवाद रहित जीवन जी लिया। अभी कोई बीमारी नहीं लगी है, कोई बुढ़ापा जैसा काइंड ऑफ वो नहीं लगा है, लेकिन संन्यास ले लिया है कादर खान ने। और इसका एक कुछ तो कारण होगा, जो एक विरक्ति आ गई है। वो विरक्ति क्यों आई, और ये विरक्ति आई तो आई, उसके बाद क्या किया? कहीं साधु सन्यासी बनकर बैठने का इरादा था, या जीवन में सुकून के साथ घर में रहे? ये कादर खान ने जो संन्यास ले लिया उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने देखा कि जब अमिताभ बच्चन जैसे टॉप एक एक्टर के साथ उनका विवाद चल रहा है, तो अभी वो उनसे छोटों के साथ कैसे क्या काम करेंगे। हालांकि कर तो रहे थे, लेकिन उनका मन एक्टिंग से उजड़ गया, और वो जो है उनका रुझान जो है, उन्होंने सोचा कि मैं फिल्म स्क्रिप्ट तो बहुत लिखी है, अभी कुछ मैं रिलीजन पर कुछ लिखूं। अच्छा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नमाज जो है ना, इसके कई अंदाज है नमाज पढ़ने की। ये सिर्फ 5 टाइम की नमाज नहीं होती, बड़ी रात की नमाज अलग होती है, अपने जनाजा की नमाज अलग होती है। तो इन्होंने नमाज पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और उन्होंने सोचा कि मैं नमाज पर ऐसी किताब लिखूं जिसे पढ़कर लोग नमाज की तरफ आए और नमाज पढ़े। जी। तो बुक का नाम नमाज रखा, और उन्होंने इस बुक की रिसर्च के लिए उन्होंने देश विदेश से बड़े बड़े आलिम मौलवी मुफ्तियों को इनवाइट किया। उनका पूना के अंदर में एक फ्लैट था, अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उस फ्लैट के अंदर में आके वो मौलवी ये लोग ठहरते थे, और इस पर बड़ा उनसे राय मशवरा होता था, रिसर्च करते थे और वो करते थे। तो गोविंदा को जब ये पता चला कि ये कादर भाई जो इस पे रिलीजन पे किताब लिखने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक फ्रेंड के तौर पर उनको सजेशन दिया कि ये जो किताब जो है आप लिख रहे हैं, नो डाउट आप अच्छी लिखेंगे करेंगे, पर ये आपका काम नहीं है। ये काम आपका इसके लिए नहीं है कि इस किताब के अंदर में कुछ भी चूक हो गई तो उसका खामियाना बहुत बड़ी चीज हो जाए, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग उस चीज को आइडल मान सकते हैं। आइडल मान सकते हैं, और लोग उसकी सजा लोग वजीफा करते हैं, और वजीफे में कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। तो कादर भाई को थोड़ा बुरा लग गया था ये बात कि ये ऐसा इन्होंने क्यों। हालांकि गोविंदा ने अच्छे फेथ में कहा था उनको, तो वो यहाँ से गोविंदा के साथ थोड़ी इनके साथ थोड़ी रिफ्ट हो गई थी। रिफ्ट ऐसी भी नहीं थी कि भाई वो कि कादर खान बहुत नाराज हो गए थे। जी। अब कादर खान ने वो बुक तो मुकम्मल कर ली नमाज, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि अगर मैं ये बुक किसी पब्लिशर को देता हूँ तो वो तो इस पर इनकम करेगा, और मुझे इनकम करने के लिए मैंने बनाई नहीं, मुझे भी कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ रॉयल्टी नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो बुक खुद अपने खर्च पर प्रिंट करवाई, ये लोगों को नहीं मालूम है, और उस इलाके में तकसीम की जहाँ जाहिल लोग रहते हैं, जिनको नमाज कैसे पढ़ना नहीं मालूम है, कैसे क्या करना नहीं मालूम है, वो तकसीम करवाई थी। और कादर खान की इस मुहिम का जो असर जो है वो उनके शागिर्द पे भी पड़ा। मुश्ताक मर्चेंट, मुश्ताक मर्चेंट उनके कॉलेज के ज़माने से शागिर्द थे, मतलब उनके प्लेस वगैरह में काम करते थे, उनके प्ले डायरेक्ट करते थे। जी। तो मुश्ताक ने भी कादर खान की तरफ फिल्मों से संन्यास ले लिया, और वो भी उनका रुझान भी जो है रिलीजन की तरफ आया। 5 टाइम नमाज पढ़ना, दाढ़ी रख लेना और इबादत करना। मुश्ताक तो इतने डीप में चले गए कि उन्होंने घर में जितनी ट्रॉफियाँ पड़ी थी अपनी फिल्मों से मिली हुई, जितने फोटोग्राफ से वो जाके समंदर में फेंक दिया मुश्ताक ने। अब कादर खान की ये बुक बांट दी गई, लेकिन फिर कादर खान की तबीयत जो है ना वो ऐसी स्टेज पे आ गई, इनको बोलने की प्रॉब्लम हो गई। हालांकि 2014 में उन्होंने हज भी कर लिया, 2014 2015 उनका ध्यान पूरा रुझान फिल्मों से हट कर के दिन की तरफ हो गया था। उन्होंने हज भी किया, उन्होंने माशाल्लाह बच्चों को भी अच्छी तालीम दी कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज के भी पाबंद हो गए थे। लेकिन लास्ट जो उनका जो 4 साल थे वो बड़े कठिन थे। ये मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि ये कहीं भूल चूक हुई होगी तो उसकी ये सज़ा, ऐसा नहीं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि शायद नमाज बुक लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से ये हुआ। हालांकि मैं ये सब नहीं मानता, पता नहीं, ऊपर वाला बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो उनका अपना लेखा जो है, और उसमें लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात ये बोलेगी कि एक आदमी फिल्म लिखने वाला, वो आदमी दीन पे भी किताब लिख रहा है, बहुत बड़ी बात है।
ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ये कादर साहब के साथ ने देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात। collection of knowledge for the films and collection of knowledge for रिलीजन religion इज अ डिफरेंट is a very different thing, but दोनों पे उन्होंने बेहतरीन काम किया, उसके लिए लिटरली हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और उस बड़ी सी इंडस्ट्री ने किस तरह का रुख कादर खान के प्रति उनके रहते हुए और उनके ना रहते हुए दोनों वक्त पे कैसे निभाई? क्योंकि आपने कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि किताब लिखो, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उन पे फिल्म बनाओ, उन पे कुछ भी करो, ऐसा उनकी बेगम ने आपको बताया। तो इंडस्ट्री का कुछ तो कर्तव्य बनता है, तो क्या हुआ? इंडस्ट्री जो है ना, आप सिर्फ कादर खान पे मत लो, इंडस्ट्री जो है ना वो उन्हीं की तरफ ध्यान देती है जो लाइमलाइट में होता है। आप सुरैया की हालत देख लो, आप शकील अवानो भोपाली को देख लो, अब जो तक के लोग लाइमलाइट में थे तब इनका बोलबाला था। अब कादर खान खुद लाइमलाइट से हट गए तो मीडिया भी उनको भूल गई, हर कोई उनको भूल गया। उनके जीते जी जब उनकी तबीयत खराब थी तो किसी ने, अमिताभ बच्चन ने कि किसी और ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि साहब की तबीयत कैसी है। अच्छा, ये पोजीशन हो गई। अब कादर खान की डेथ हो गई 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में। कादर खान का कोई शोक समारोह बॉम्बे में नहीं हुआ, कोई संस्था, इवन सिंटा जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसने भी कादर खान की याद में कोई फंक्शन नहीं किया। लेकिन एक बंदा जो कादर खान का स्टूडेंट था साबुत सिद्दीक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बच्चा आज भी अपना नाम कर चुका है स्टेज में, मुजीब खान। बहुत प्लेस करते हैं वो, आज भी अब स्टेज चलाते हैं, अपना थिएटर चलाते हैं। जी जी जी। उन्होंने एक सभा बुलाई थी जिसमें नाम मात्र लोग शरीक नहीं हुए। उन्होंने कादर खान को याद किया। मैं तो मुजीब खान को सैल्यूट करता हूँ कि उसने एक स्टूडेंट का ही नहीं, एक फैन का भी फर्ज निभाया उन्होंने, जो इंडस्ट्री नहीं निभा पाई। जी, ये एक दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा क्यों बिहेव करती है, जो लाइमलाइट में होता है उसी को क्यों याद करती है। इंसान तो सभी इंसान है, सबको सम्मान देना चाहिए। चमकता तारा चमकता रहता है, टूटता तारा टूट कर डूब जाता है, और उस और कोई जिक्र भी नहीं करता, बस उससे दुआएं मांगकर अपना काम चला लेते हैं। शायद यही दुनिया है और दुनिया का नियम हो गया। जी। तो वैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है उनका, यूसुफ तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है। ये कादर खान का कुत्ता लिखा हुआ डायलॉग है, और हम उस बात को भी उतनी तवज्जो देते हैं। आपके साथ बात करके मेरी सहेली पॉडकास्ट पर कादर खान साहब के बारे में इतना कुछ जानकर, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में, क्योंकि हर कोई है जो जानना चाहता है कुछ कहे अनकहे किस्सों को, और आपके पास वो बातें हैं और आप समय समय पर हमारे साथ लेकर आते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।